आज के इस वीडियो में प्रकाश के परिवर्तन से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस हम लोग लिए हैं, जिसमें मैं आपको जीरो लेवल से कराऊंगा और मुझे आशा है यह वीडियो देखने के बाद आपका 0% डाउट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो बच्चों प्रकाश की किरण बताओ तो सीधी रेखा में बच्चों गमन करती है। प्रकाश की जो किरण होती है सीधी रेखा में गमन करती है। और मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देते जाइएगा। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो बच्चों प्रकाश का जो वेग होता है निर्वात में होता है बेसिकली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर जल में देखोगे दोस्तों तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और वायु में जो होता है दोस्तों ये लगभग 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और कांच में बच्चों 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इन्होंने बोला प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है। तो बच्चों सबसे जो न्यूनतम होता है वो बच्चों कांच में होता है। कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ यानी 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। मुझे नहीं लग रहा इसमें डाउट आपको आएगा। सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाए तो क्या होगा बच्चों, निर्वात में होगा। सबसे ज्यादा निर्वात में, सबसे कम कांच में। चलो अब तीसरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। सबको ये पता होनी चाहिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। बताओ मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो बाइक होता है ना, मोटरसाइकिल के बगल में कौन सा शीशा लगल रहेला बताओ तो बाबू। समतल दर्पण समान प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण समान प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है और अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इसमें लेंस की बातें नहीं है। तो आप बताओ कि अगर पीछे की ऑब्जेक्ट को देखना है एक शीशा के बगल से, तो पीछे आप बाइक चला रहे हो, शीशा छोटा सा होता है, उसको आपको देखना है। तो एक ट्रक अगर पीछे से आ रहा हो तो अगर हम देखेंगे अवतल दर्पण में देखेंगे ट्रक दिखेगा नहीं, क्योंकि एक तो ट्रक की ऑलरेडी बड़ा है और उसको और अगर बड़ा करके दिखा दे अगर ये मिरर तो वो दिखेगा नहीं। इसलिए समतल दर्पण होता है न ये अवतल दर्पण होता है, बल्कि उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण उसका एक छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इस वजह से उत्तल दर्पण होता है। कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। देखो वो मोटर लाइट का जो आगे वाला जो हेडलाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण होता है वो बताना है। तो उसमें होता है अवतल दर्पण। प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है बताइए तो। प्रकाश के किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहेंगे। किरण आरेख कहेंगे क्या, फोकस कहेंगे, बिल्कुल नहीं। किरण पुंज कहेंगे नहीं। कि क्या कहेंगे, किरण आरेख कहेंगे। जब प्रकाश के पथ को जो दर्शाया जाता है ऐसे, तो इसको कहा जाता है किरण आरेख कहा जाता है बाबू। चलो अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। यानी हमसे f का इन्होंने मान पूछा है और ये p का मान दे रखा है। तो दोस्तों f बराबर होता है 1/p होता है, 1/p होता है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 1/p का मान रख लोगे, 2 आ गया। अब इसका मतलब ये जो आता है मीटर में आता है दोस्तों। जब भी ये लेंस से फोकस आपको निकालना होगा तो ये हमेशा किस में आएगा, मीटर में आता है। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये 100 से हम गुणा करेंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 2 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा बेसिकली 50। तो आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। बच्चों कितना होगा आंसर इसका, 50 सेंटीमीटर, यानी डी पर टिक लगा लोगे। आगे सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगले सवाल का आप रिप्लाई करोगे कमेंट बॉक्स में। ये कह रहे हैं प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को रख दिया जाए, रख देने पर उसकी छाया कैसे बनेगी। आप ऐसे मान कर चलो यहाँ पर एक बल्ब है, क्या है बच्चों, ये मान लो एक बल्ब जल रहा है, ठीक है। अब इसके सामने एक हरी रंग की छड़ी रख दोगे,
एक हरी रंग की ये छड़ी मैं रख दिया, ठीक है। तो अब बताओ, ये बगल में एक वाइट सा दीवार है, ये दीवार है, क्या है ये बाबू एक दीवार है। तो इस दीवार पे बताओगे किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, बताओ। लाल रंग का बनेगा, हरा रंग का बनेगा, काली रंग का या पीली रंग का, किस प्रकार की छाया बनेगा बाबू। तो आप बताओ छाया कैसा बनता है, क्या छाया, ये अगर यहाँ से प्रकाश आ रहा है तो इसका जो छाया हरा रंग का बनेगा कि कैसा बनेगा बाबू। छाया मतलब होता है कि ये वाला, इस वस्तु की वजह से ये वाला जो प्रकाश है यहाँ नहीं पहुँच पाता है, तो यहाँ अंधेरा अंधेरा सा दिखाई देता है, और यही जो अंधेरा होता है जिसको हम छाया कहते हैं। तो जो छाया होता है वो काला होता है, गहरा रंग का होता है। तो आंसर क्या होगा, काली रंग की होगा। क्या होगा बाबू, आंसर काली रंग का होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट खड़ी कर देने पर बनती है। किसी प्रकाश स्रोत के सामने, वही बात है, किसी भी प्रकाश स्रोत के सामने आप किसी भी, जैसे यहाँ से लाइट आ रहा है, यहाँ पर मैं अपना हाथ रख दूंगा तो पीछे क्या बनेगा, बेसिकली छाया बनेगा। यही आंसर ये इन्होंने पूछा है। चलो अगले सवाल में हम बढ़ते हैं। प्रकाश स्रोत के सामने, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसे बनती है। मतलब समझ लो यहाँ पे लाइट लगा है और यहाँ पे कोई गोलाकार हमने वस्तु रख दिया, यानी गेंद रख दिया, तो इसका जो छाया यहाँ पे बनेगा, वो जो छाया होगा, क्या गोल दिखेगा, क्या इसमें 3D आकृति दिखेगा, क्या त्रिभुज दिखेगा, बिल्कुल नहीं। चौकोरा दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्या ये गोलाकार यहाँ पे दिखता है, क्या नहीं दिखता है। कैसा दिखेगा, वृत्त के, गोल है लेकिन इसका छाया जो बनेगा वो एक वृत्त के शेप का बनेगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहते हैं। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहते हैं, मतलब हम जो आंख से देख रहे हैं अगल बगल जो वस्तुओं को, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, उस चीज को क्या कहेंगे, मतलब किस चीज को एक्चुअल में देख रहे हैं। क्या हम ध्वनि को देख रहे हैं, क्या नहीं। क्या हम तरंग को देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो हम किस चीज को देखते हैं बाबू, हम प्रकाश को देखते हैं। अगर यहाँ पे प्रकाश है तो आप मुझे देख रहे हो, अगर प्रकाश है तो मैं आपको देख पा रहा हूँ, अगर प्रकाश खत्म तो मैं आपको नहीं देख पाऊंगा, आप मुझे नहीं देख पाओगे। तो हम जो भी चीजों को देखते हैं वो प्रकाश की मदद से देखते हैं। चलो, प्रकाश एक रूप है, बताओ किस चीज का रूप है। क्या ये बल का रूप है, बिल्कुल नहीं है। क्या ये कार्य का रूप है, बिल्कुल नहीं है। क्या ये शक्ति का रूप है, बिल्कुल नहीं है। ऊर्जा का रूप है। किस चीज का रूप है, ऊर्जा का रूप है। अगले क्वेश्चन में, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के क्या लिखा है, कणों को क्या करती है, गर्म करती है, प्रकाशित करती है, माध्यम के कणों में गति करती है। आंसर क्या होगा, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को, मतलब किसी भी माध्यम में जब प्रकाश एंटर करता है तो उस माध्यम के कण को क्या करेगा, गर्म करेगा, बिल्कुल गर्म भी करता है। प्रकाशित करेगा, बिल्कुल प्रकाशित भी करेगा। माध्यम के कणों में गति प्रदान करता है, बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा क ख ग, इसका आंसर तीनों होगा बाबू, इसका आंसर तीनों होगा। डी नंबर पर टिक लगाओगे। अगले क्वेश्चन की ओर, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है, बताइएगा। प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है, एक बल का रूप है, बिल्कुल गलत है। एक विकिरण का रूप होता है बाबू। किस चीज का रूप है, प्रकाश एक विकिरण का रूप है, रेडिएशन का रूप है। इसको इंग्लिश में रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझनी चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे होती है, बिल्कुल नहीं। ध्वनि जो तरंग होती है इनको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है बाबू, इनको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माध्यम मतलब इनको हवा की जरूरत नहीं पड़ेगा, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे ही कांच की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई जरूरत नहीं, रहेगा तभी ठीक है, नहीं रहेगा तभी भी ठीक है। लेकिन ध्वनि जैसे आप मुझे सुन रहे हो, किस वजह से सुन रहे हो कि बीच में हवा का लेयर है, इस हवा के माध्यम से मैं जो बोल रहा हूँ आपके पास जा रहा है, इसलिए आप सुन पा रहे हो। लेकिन प्रकाश के साथ ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, जैसे मान लो ये है सन, ये सन है, ये हमारी अर्थ है, बेसिकली ये अर्थ है। तो यहाँ तक तो मान लो इसकी वायुमंडल है, यहाँ हवाएं हैं। लेकिन जब ये यहाँ से आते, ये वाला जो हिस्सा है ये तो अंतरिक्ष है, ये यहाँ पे तो निर्वात है,
ठीक है बाबू, यहाँ पे तो निर्वात है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सूर्य के बाद जो प्रकाश की किरण जो निकलता है यहाँ कुछ भी नहीं, फिर भी हमारे पृथ्वी तक पहुंच रहा है ना। यहाँ पे तो मान लीजिए ये हवा है, ठीक है, तो यहाँ माध्यम में आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर ये हवा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, वहां पे कोई माध्यम ही नहीं है। तो ऐसे किरणों को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। जो तरंगे बिना किसी माध्यम के भी ट्रेवल कर सकती है उनको हम विद्युत चुंबकीय तरंग, मतलब जौना तरंग के चले खातिर माध्यम के जरूरत ना पड़ो वही के विद्युत चुंबकीय तरंग कहल जाला। जौना के माध्यम के जरूरत पड़ी ओकरा के विद्युत चुंबकीय तरंग ना कहल जाला। जैसे ध्वनि तरंग बाई के माध्यम के जरूरत पड़ेला लेकिन प्रकाश के ना पड़ेला, ये चीज समझ लियो। हाँ, प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता है? प्रकाश तरंगों, क्या कोई द्रव्यात्मक माध्यम की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। प्रकाश को चलने के लिए क्या कोई द्रव्य वाला माध्यम की जरूरत है? बिल्कुल, अभी बताए, उसको माध्यम चाहिए नहीं, किसी भी प्रकार की माध्यम नहीं। तो आंसर क्या होगा? ख आंसर होगा, बिल्कुल सही सही। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है। प्रकाश का जो वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्घ्य नहीं आपको समझ में आ रहा तो ये समझो, तरंग दैर्घ्य यहाँ से यहाँ की जो लंबाई होता है उसी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अन्य बाधाओं की तुलना में बहुत छोटा होता है बाबू। प्रकाश का जो वेवलेंथ होता है ना, इसकी जो इन दोनों, इनको श्रिंग बोलते हैं, नीचे वाले को गर्त बोलते हैं। तो दोनों श्रिंग के बीच की जो दूरी होता है वो बहुत कम होता है या छोटा होता है कह सकते हो। तो आंसर क्या होगा? क होगा। आगे हम बढ़ते हैं। प्रकाश किरण है। प्रकाश किरण क्या है? ठीक है, किरण का बिंदु, प्रकाश का बिंदु पथ है। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकाश का एक बिंदु पथ है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? क होगा, टिक लगा लेना। आगे हम बढ़ते हैं। चलो, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है बाबू? जब ये 2, 4 अधिक ये जो किरण एक साथ जब चलती है उसको हम क्या कहते हैं बाबू? क भी होगा, किरण पुंज भी होगा और प्रकाश पुंज भी होगा। तो आप ग में टिक लगा लेना बाबू यहाँ पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पथ पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। मान लो एक दर्पण है, अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या किया? ये परावर्तित कर दिया। तो क्या करता है? पूर्ण रूप से करता है कि अंश रूप से करता है, या अपवर्तित करता है, या अवशोषित करता है? तो हम कह सकते हैं अगर उच्च कोटि की जो पॉलिश हो तो ये पूर्ण रूप से क्या करेगा? परावर्तित कर देगा, पूर्ण रूप से परावर्तित कर देगा, ठीक है। तेल लगा कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक। तो बाबू पारदर्शक मतलब होता है आर पार हो जाना, प्रकाश का आर पार हो जाना। अपारदर्शक मतलब आर पार नहीं होना। अब पारभासी मतलब थोड़ा आर, मतलब कुछ आर पार जाना, कुछ वापस चले जाना। तो जो तेल पर लगा जो कागज होता है, जब उनसे प्रकाश होकर गुजरता है तो कुछ चीजें उसको आर पर, कुछ प्रकाश उसको आर पर कर जाता है, कुछ उधर ही रह जाता है। तो मतलब तेल पर लगा जो कागज है किसका उदाहरण है? पारभाषक का उदाहरण है बाबू। आ जाओ आगे, नेक्स्ट। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना जाता है? देखो, आधुनिक क्वांटम के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को एक वेव माना जाता है, एक तरंग माना जाता है कि प्रकाश एक तरंग का रूप है बेसिकली, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखोगे प्रकाश तरंग माना जाता है, कण माना गया, दोनों में से कुछ नहीं होगा, सभी उत्तर सही है। दोनों में से कोई सही नहीं माना गया, सभी उत्तर सही है। तो हाँ, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? सूर्य से जो बाबू प्रकाश जो आता है वो समांतर आता है। सूर्य से जो प्रकाश आता है बताओ तो कैसे आता है? समांतर आता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है, बताओ बाबू, क्या तिरछी रेखा में? बिल्कुल गलत है। किसी भी दिशा में? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो प्रकाश की किरण कैसे चलती है? सीधी रेखा में बाबू चलती है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? एक है क्या? कोई बताए जी, बताओ तो कमेंट बॉक्स में बताओ। एक है क्या? बिल्कुल नहीं है। 2 है क्या? बिल्कुल है। 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो आगे देखते हैं। फोकस पर अभिसरित करने वाली किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाती है किस दर्पण में? अवतल दर्पण से, या उत्तल दर्पण से, या समतल दर्पण से? तो बाबू हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा फोकस पर अभिसरित होने वाली प्रकाश पुंज,
ठीक है। तो जैसे मान लो अगर प्रकाश पुंज ऐसे आ रहा हो, ठीक है, तो यहां से जो किरण पुंज होती है बेसिकली कैसे निकलता है, समांतर होकर निकलता है। बेसिकली ये कैसे होकर निकलेगा, समांतर। तो आंसर क्या होगा बाबू, अवतल दर्पण में ये होता है। कौन से दर्पण में बाबू होता है, ये अवतल दर्पण में होता है। अब यहां पे दिया है कि F बराबर r/2 सत्य है, F बराबर r/2 सत्य है। हाँ, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, क और ख दोनों में, या समतल दर्पण में। पहली बात ये समतल दर्पण में समझो, समतल दर्पण का जो फोकस होता है बाबू, समतल दर्पण का जो फोकस होता है वो होता है अनंत तक। अब ये है F ये अनंत हो गया। अगर ये अनंत हो गया तो कुछ इसका पता ही नहीं चलेगा, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये उत्तल दर्पण भी सही है और अवतल दर्पण, ये दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ग सही होगा बाबू। क्या होगा, ग सही होगा। आगे बढ़ते हैं। तू इधर आ जा भाई, इधर आ, इधर आ। हाँ, किसी बिंब का अवतल दर्पण, किसी बिंब मतलब होता है वस्तु, बिंब मतलब होता है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, अब बताओ। किसी अवतल दर्पण में, ये मान लो हमने बना लिया बाबू, ये है अवतल दर्पण, ठीक है। यहाँ पर F हो गया, यहाँ पे R हो गया। इन्होंने बोला कि हम ये हो गया P, इनमें कहाँ पे हम वस्तु रखें तो इनका प्रतिबिंब बड़ा बने, आभासी बने, ठीक है। तो देखो ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये फोकस, और इस P को बोलते हैं बाबू ध्रुव बोलते हैं। तो फोकस और ध्रुव के बीच जब रखा जाता है वस्तु को तो इसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है, आभासी बनता है। ये बात याद रखना। अवतल दर्पण में यही एक हिस्सा है F और P, यानी फोकस और ध्रुव के बीच, जहां पे रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है और आभासी बनता है, ये याद रखना। तो आंसर क्या होगा, मुख्य फोकस और वक्रता फोकस के बीच, ये गलत है। वक्रता केंद्र पर बिल्कुल गलत है, वक्रता केंद्र से परे बिल्कुल गलत है। ध्रुव और फोकस के बीच, तो ऑप्शन नंबर बाबू होगा घ आंसर होगा। आ जाओ। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है बाबू। दर्पण की जो चौड़ाई होगा ना, उसको उसका द्वारक कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। तो देखो जब भी तुम्हें मैं बता दूं, आवर्धन वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, तो इसको आप ऋणात्मक समझना। क्या समझोगे बाबू, ऋणात्मक समझोगे। अगर आवर्धन आभासी होगा, ठीक है, आभासी होगा, तो यहाँ पे ये धनात्मक होगा और यहाँ पे ये ऋणात्मक और ये धनात्मक। तो आंसर देख लो क्या होगा। हाँ, ये बोल रहे हैं वास्तविक और उल्टा बन रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यहाँ पे ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होता है, अभी बताया बाबू। जब भी आभासी हो जाए, बस ये समझना, जब आभासी हो जाए तो धनात्मक होगा, आभासी हो जाए तो क्या समझोगे, धनात्मक होगा, क्या होगा, और जब वास्तविक होगा तो ऋणात्मक होगा। ये बात आप समझ कर चलना। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी क्या मानी जाती है। तो बाबू ये दर्पण है, मान लो ये दर्पण है, तो दर्पण के सामने जो दूरी होती है ना बाबू, ये सामने जो दूरी होती है इसको निगेटिव मानते हैं, इसके पीछे वाले को पॉजिटिव मानते हैं, इसके ऊपर वाले को धनात्मक मानते हैं, नीचे वाले को ऋणात्मक बाबू मानते हैं। तो ये याद रखना। तो ये सामने हो गया, ये पीछे हो गया, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। तो ये चिन्ह परिपाटी का नियम है। तो क्या कह रहे हैं कि सामने रखे गए बिंब की दूरी को क्या लिया जाएगा, ऋणात्मक बाबू मानेंगे। सामने जब होगा तो ऋणात्मक माना जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बड़ा क्वेश्चन है। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। किसी प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। अगर आपको ये कह रहे हैं कि
दर्पण की फोकस दूरी को मापने के लिए। तो देखो फोकस दूरी को मापने के लिए दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। मतलब फोकस दूरी के लिए आपको दो चीज़ों की दूरी की जरूरत पड़ेगी। एक v मतलब होता है v मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और u का मतलब हुआ होता है वस्तु दूरी होता है। तो जब भी हमें फोकस निकालनी है तो ये दोनों दूरी की जरूरत है। हाँ, दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी को, हाँ दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी को हम मापेंगे तो क्या निकलेगा, जैसे ये दर्पण है और पर्दा के बीच की दूरी हम निकालेंगे तो यहाँ से हमें भी का मान निकल जाए। प्रतिबिंब, चूंकि पर्दा पर ही है तो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है ना, तो यहाँ भी निकल जाएगा। दर्पण और बीम के बीच की दूरी को मापेंगे तो ये u का पता चल जाएगा। तो आंसर क्या होगा, क और ख दोनों, मतलब u भी हमें चाहिए और भी हमें चाहिए। तो आंसर होगा बाबू ग होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है, अतः आवर्धन क्या होगा। अब भी बताया, जब भी आभासी हो तो पॉजिटिव होगा और वास्तविक हो तो निगेटिव होगा। आंख बंद करके क पर टिक लगा लिया, ठीक बा। वास्तविक होने पर वास्तविक हुई तो ऋणात्मक मानिए, आभासी हुई तो धनात्मक मानिए, बस खत्म करा। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य मतलब पीछे वाला हिस्सा, बाबू पीछे वाला हिस्सा देखे खातिर प्रयोग होला। बताओ तो किस दर्पण का प्रयोग सामान्यतः वाहनों के पीछे वाला हिस्सा देखने के लिए यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण होई का बाबू ना, एमे उ दर्पण के प्रयोग होई जन प्रतिबिंब के छोटा करके दिखावला, तो प्रतिबिंब छोटा कहीं में बनेला, समतल दर्पण में का ना बनेला। उत्तल दर्पण में, हाँ उत्तल दर्पण में छोटा बनेला और अवतल दर्पण में बड़ा बनेला, है में तो बराबर बनेला, ठीक बा। तो कौन सा प्रयोग हुई बाबू, उत्तल दर्पण हुई, उत्तल दर्पण याद रखिए। चलो आगे बढ़ो अगले सवाल में। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक आभासी दोनों। और बताइए उत्तल दर्पण में किस प्रकार का बनता है, तो याद रखना उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी बनता है। उत्तल में हमेशा किसी भी कंडीशन में आभासी बनता है, ये बात हमेशा याद रखना। अवतल में एक ही कंडीशन में और अवतल में एक ही बार आभासी बनेगा, कब, P और F के बीच। P और F के बीच जब वस्तु होगा तब आभासी बनेगा, नहीं तो इसका भी सब के सब वास्तविक बनता है। लेकिन उत्तल में हमेशा आभासी और छोटा बनेगा, हमेशा उत्तल में हमेशा आभासी, यहाँ छूट गया है, ठीक है, आभासी बनता है। चलो आगे आ जाते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखा जाना चाहिए। कहाँ, देखो अभी बोला अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F और P के बीच हो। जब कोई वस्तु ऑब्जेक्ट F और P के बीच में हो तो बड़ा बनता है। आपको दाढ़ी बनाना है तो दाढ़ी तो छोटा छोटा होता है, उसको आपको क्या करना है, देखना है शीशे में, अच्छे से साफ आपको देखना है। तो साफ कैसे दिखेगा, जब वो बड़ा दिखेगा, बेसिकली क्या दिखेगा, बड़ा। तो पहली बात उत्तल दर्पण तो होगा नहीं, क्योंकि उत्तल दर्पण और छोटा करके दिखाता है तो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। अवतल दर्पण होगा तो अवतल में बड़ा कहाँ बनता है, बड़ा प्रतिबिंब P और F के बीच जब वस्तु हो, P और F के बीच, याद रखना यहाँ पे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी बनता है। क्या बनता है बाबू, ये आभासी बनता है, याद रखना भूलना मत। तो क्या आंसर होगा, वक्रता केंद्र पर गलत है, वक्रता केंद्र के बाहर ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, बाबू ये भी गलत है, तीनों का आंसर गलत है। तो बताओगे ऑप्शन नंबर इसमें घ होगा, घ। चलो आगे बढ़ा। हाँ, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब, ये लिखा है प्रतिबिंब, ठीक है, घबराना मत, ये लिखा है प्रतिबिंब। मेरा हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, बस समझने की कोशिश करो। आप हैंडराइटिंग में बिल्कुल ध्यान मत देना। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। हाँ, वास्तविक
वस्तु का हमेशा सीधा। सीधा कहाँ बनता है? जहां आभासी बनेगा, याद रखो, जहां आभासी बनता है। आभासी किस में बनता है? आभासी किस में बनता है? समतल में हमेशा आभासी बनता है। अच्छा, उत्तल में भी हमेशा आभासी बनता है। अच्छा, आभासी और कहाँ बनता है बाबू? अवतल में भी बनेला, एगो कंडीशन में। कहाँ बनेला? जब P और F के बीच में वस्तु होको, यानी ध्रुव और F के बीच हुई, तब एहू में भी एक एगो कंडीशन होला जहां आभासी बनेला। तो ये बात बाबू याद रखिए, ठीक बात। आंसर का समतल उत्तल बा? बिल्कुल ना। समतल अवतल इहो गलत बा, उत्तल अवतल ये भी गलत बा। ऑप्शन नंबर सी हुई, समतल हुई, उत्तल हुई, अवतल हुई, सब हुई बाबू, सब हुई। चलो आगे बढ़ो। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होती है? हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है बाबू? जो वास्तविक होते हैं ना वो उल्टा होते हैं, याद रखना। और जो आभासी होता है ना बाबू, जो आभासी होते हैं वो सीधा होते हैं। आभासी वाले सीधा होंगे, वास्तविक वाले उल्टा होंगे। एक और बात, जो उल्टा हो, चलो 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 यहाँ देखो, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगा? सीधा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उल्टा होगा? बिल्कुल उल्टा होगा। सीधा और उल्टा दोनों होगा क्या? ना ना ना, ये मत समझिए, ठीक। ऑप्शन में ख पर टिक लगाइए। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है बाबू? बोलिए, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाओ में जन प्रतिबिंब के बड़ा करके दिखाओ। तो बड़ा का उत्तल दिखाओ लगा, ये तो छोटा दिखाओ लग रहा के ना होई। अवतल समतल, समतल बराबर दिखाओ एकरो के ना होई, कर सकत जाला, लेकिन अवतल होला। अवतल काहे कि प्रतिबिंब के बड़ा करके दिखावला। तो दड़िया का होई, बड़ा बड़ा दिखी, तो हजामत बनाओ में आसान हुई, ठीक बा। चलो ऑप्शन नंबर क पर टिक लगा ली है बाबू। चलो अगला सवाल देख लो। हाँ, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है तो अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज कतरन जल उठता है। इस बिंदु की दूरी दर्पण से कितनी होगी? मतलब समझा, कहीं पर ये सनलाइट है, सनलाइट तो ऑब्वियस बात है अनंत पर होता है, और यहाँ पे अवतल दर्पण कहीं इधर है, ठीक है, और अवतल दर्पण है ये, ठीक है, और कहीं इधर कहीं एक बिंदु है जहां पर एक हम कागज को रखे हैं। क्या रखे हैं? यहाँ पर कागज को रखे हैं। तो आप बताइए, अब जब यहाँ से प्रकाश आता है, प्रकाश जब भी ये समांतर किरण आएगा, तो अवतल दर्पण में जब समांतर किरणें आती है तो किस बिंदु को काटती है बाबू? किस बिंदु को काटेगी? हमेशा फोकस को काटेगी। हमेशा किसको काटेगी? सूर्य अनंत पर है, अनंत से जब प्रकाश आती है, समांतर आती है, समांतर आएगी तो ये हमेशा फोकस को काटेगी। अब फोकस से होकर गुजरेगी, मतलब ये है जो कागज है वो फोकस पर है। कहाँ है? फोकस पर है। तो ये प्रकाश डायरेक्ट ये फोकस पर आया, इसलिए यहीं पे कागज था और इसलिए ये जल गया तो फोकस। तो 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, तो कागज की भी दूरी कितना हुई बाबू? 20 सेंटीमीटर हुई, याद रखिए 20 सेंटीमीटर हुई, ठीक बा। आगे बढ़ो। थोड़ा देख ली माइक में। वाह भाई वाह। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी कितना होगा? भाई बहुत हलुआ सवाल बा, फोकस दूरी पूछ ले बड़ा। हाँ, तो F बराबर होला R/2 होला। तो R के मान देखबा बाबू, इनमें R के मान कितना बा? ही R के मान हो गई। आप पूछे तरन F के मान बताओ, तो R के मान रख दिया बाबू 40 और ये कटा देबा 20 आ जाई, 20 सेंटीमीटर हो जाई। आंसर सी पर टिक लगा ली हो, ठीक बा। आसान सवाल रहा, हलुआ सवाल। हम मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, मुख्य जो अक्ष होता है दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। हाँ, तो जो मुख्य होता है बाबू वो दर्पण के ध्रुव ये हो गया, और ये जब यहाँ जाता है, ये जो मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष जो होता है ध्रुव से होकर गुजरता है, तो यहाँ पे 90 का कोण बनाता है। 90 का कोण को बोलते हैं हम अभिलंब। क्या बोलते हैं बाबू? अभिलंब बोलते हैं। तो जो मुख्य अक्ष होता है दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब बनाता है, 90 का कोण बनाता है। ऑप्शन नंबर क लिखिए, ठीक बा। आओ, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है। अगेन वही सवाल, एक वस्तु की स्थिति कहाँ है? ये F है और ये P है, ठीक है, कहीं है बीचवा में बा, P और F के बीच में बा, तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? इसके बीच में होता है अवतल दर्पण में, तो कैसा प्रतिबिंब बनता है?
आभासी बनता है। अब बाबू जो आभासी होता है वो वास्तविक होता है कि उल्टा होता है? वास्तविक होता है या माफ करना, जो आभासी होता है वो सीधा होता है कि उल्टा होता है? बेसिकली वो सीधा होता है। जो आभासी होगा वो सीधा होगा, याद रखना। जो आभासी होगा वो सीधा होगा और जो वास्तविक होगा हमेशा वो उल्टा होगा, ये याद रखना। उल्टा कहाँ गया उल्टा? हाँ चलो, तो क्या होगा? वास्तविक होगा क्या? बिल्कुल वास्तविक तो होगा नहीं, वास्तविक नहीं होगा। और क्या कह रहे हैं? हाँ वास्तविक नहीं होगा। अब दो चीज दिया है, काल्पनिक और छोटा और काल्पनिक और बड़ा। तो बाबू ये गलत है, ये सही है। काल्पनिक होगा और यहाँ पे बड़ा बनता है, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट। हाँ, गोलीय दर्पण और किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण और लेंस की संभवतः है दोनों अवतल होगा या दोनों उत्तल होगा। एगो बाबू बात याद रखिए, चाहे एगो हमारा ट्रिक्स याद रखिए, उत्तल उत्तल अवतल। देखो बाबू, उत्तल में लेंस भी होला, उत्तल में दर्पण भी होला। तो उत्तल जहां भी तरह से पूछियन एकर फोकस दूरी धनात्मक मानी है, चाहे वो लेंस होई या फोकस, चाहे वो लेंस होई या दर्पण होई, ओकर फोकस हमेशा धनात्मक होला। अवतल में हमेशा फोकस दूरी ऋणात्मक होला, चाहे वो लेंस होई या दर्पण होई। यानी अवतल लेंस के भी फोकस दूरी ऋणात्मक होला और अवतल दर्पण के भी फोकस दूरी ऋणात्मक होला, ये ध्यान रखिए। तो ये क्या कहता, किसी गोलीय दर्पण किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी यहाँ -15 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस संभवतः क्या है? दोनों अवतल होंगे या दोनों उत्तल होंगे? बेसिकली माइनस में है, तब माइनस से क्या समझ में आया? ये अवतल है। बेसिकली क्या है? ये दोनों बेसिकली अवतल है। ठीक है, समझ लेना। चलो, मुख्य अक्ष के फोकसांतर। फोकसांतर मतलब बाबू होला एफ वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। इस बिंदु को दर्पण का क्या कहा जाएगा? मतलब जब भी ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से कोई एक किरण आ रही है, समांतर किरण आ रही है, यहाँ से परावर्तन के बाद एक मुख्य अक्ष के इस बिंदु को काट रही है, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे बाबू? इस बिंदु को कहते हैं बाबू फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस बिंदु को ये काटती है उसको फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस, याद रखना। ठीक है, आगे। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? उत्तल दर्पण का बाबू, उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है। चलो, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होगा? आधा होगा बाबू। एफ बराबर r/2 होता है, तो क्या होगा? आधा होगा। गोलीय दर्पण की जो फोकस होगा वक्रता त्रिज्या की क्या होगा? आधा होगा। निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अगेन बोला, जो धनात्मक होगा वो, एक बार और बोलो, धनात्मक होगा वो उत्तल होगा। उत्तल उत्तल दर्पण या कुछ भी हो। हाँ, समतल दर्पण, हाँ ये इन्होंने पूछा है किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगा। ठीक है, उत्तल अवतल का तो नहीं होता है। ठीक है, फोकस दूरी। अच्छा, अवतल का समतल का तो भाई अनंत पे होता है, तो इसका मैं बातें नहीं करूंगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? ख होगा। चलो, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? देखो, दो प्रकार के दर्पण होता है, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। दूसरा अवतल, सही से लिख भाई। ठीक बा। अब देखो, उत्तल जो होता है ना, उत्तल में अभी, हाँ, उत्तल क्या करता है? किरणों को प्रसारित करता है और ये किरणों को एक जगह संकीर्ण करता है, अभिसरित करता है। ठीक है, और जब खाना बनाना होगा तो वहां पे पूरा का पूरा जो सोर्स ऑफ लाइट है एक बिंदु पे फोकस कराना है। बात समझो, जब सोलर कुकर का मतलब क्या है? खाना बनाना है। और खाना बनाने के दौरान क्या आप लाइट को चाहोगे कि इधर उधर वो फैल जाए? इधर उधर अगर फैल जाएगा तो क्या होगा? उसकी जो ऊष्मा होगा घट जाएगा। और अवतल क्या करता है? सारा का सारा ऊष्मा को एक ही जगह केंद्रित कर देता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये ऊष्मा को एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है ताकि उसकी ऊष्मा बढ़ जाए।
रोगियों के नाक कान आदि को जांच के लिए डॉक्टर क्या प्रयोग करते हैं? बाबू, रोगी के नाक में अब देखना है, नाक में छोटी छोटी चीजों को देखना है, अंधेरा है, कान में देखना है, मुंह में देखना है, तो बताओ किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो अगेन एक उत्तल है, दूसरा अवतल। उत्तल जो होता है ना छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और अवतल जो होता है बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। तो जो बड़ा बनाएगा उसी का प्रयोग किया जाएगा। तो रोगियों के कान, नाक, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? बाबू, टॉर्च जो ना होता है ना, टॉर्च ऐसे जाकर प्रकाश को समांतर भेजता है। तो समांतर भेजता है तो क्या करता है, मतलब आंसर क्या होगा? समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, नेक्स्ट, खत्म। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आप बताना कि मेरा पढ़ाने का कौन सा तरीका आपको अच्छा इसमें लग रहा है, वो जरूर कमेंट करके बताना, ताकि उसको कैरीड आउट करूंगा। और कौन सा तरीका आपको पढ़ाने का नहीं पसंद आया, उसे मैं यहीं पे ड्रॉप आउट कर दूंगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तो